हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं अगले पार्ट में। तो हमें डिस्कस करना था मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। तो मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अगर हम डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो उन सब में राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है। राइटिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को इनकोड या सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो राइटिंग में कुछ विजिबल साइंस या सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम ग्राफेम्स बोलते हैं। ये सिंबल्स असल में साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फोने फोनेमिस कहा जाता है, और ये साउंड्स मिलकर किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग क्रिएट करते हैं। इसलिए राइटिंग को एक बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने के मीडियम नहीं है बल्कि नॉलेज को स्टोर करने का पावरफुल सिस्टम है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो राइटिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरह भी डेवलप हुई, जिसके अपने टूल्स और स्किल्स थे। दुनिया के जो सबसे पहले राइटिंग सिस्टम्स थे उन्हें हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स होते थे जिन्हें लोगों को याद करना पड़ता था, और अलग अलग सिविलाइजेशन में लिखने के तरीके भी अलग थे। इजिप्ट में लोग पेपरस नाम के प्लांट से बने पेपर पर रीड ब्रश से लिखते थे। चाइना में कभी कभी लोग टॉर्टोइस शेल कछुए के खोल पर इंस्क्रिप्शन बनाते थे। और मेसोपोटामिया में लोग गीली मिट्टी की टैबलेट्स पर लिखते थे। जब मिट्टी गीली होती थी तब एक पॉइंटेड टूल, जिसे स्टाइलस कहते हैं, उसे उस पर लिख दिया जाता था। अब अगर सिविलाइजेशन की राइटिंग सिस्टम्स को देखें तो मेसोपोटामिया को छोड़कर बाकी सब जगह राइटिंग सिस्टम लोगोग्राफिक था। लोगोग्राफिक का मतलब होता है कि एक साइन एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता था, यानी एक कंसेप्ट, क्वालिटी या चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए इजिप्ट ने इस सिस्टम को लगभग 4th सेंचुरी एडी तक मेंटेन किया, और चाइना में भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस के साथ यह सिस्टम आज तक चलता आ रहा है। अब अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो उसका जो राइटिंग सिस्टम था सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गया। हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद हड़प्पन लोग बिर्च बार्क, कपड़े या किसी और ऐसे मटेरियल पर लिखते थे जो टाइम के साथ खराब हो जाता था। इसी वजह से हमें उनकी राइटिंग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलती। आज के टाइम में हमें हड़प्पन राइटिंग सिर्फ कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर मिलती है, जैसे हड़प्पन सील्स, आइवरी रॉड्स, पोट्री वगैरह। अब मेसोपोटामिया का केस थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ जो राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था सुमेरियन लैंग्वेज के लिए हुआ था, लेकिन लगभग 2000 बीसी तक पब्लिक लैंग्वेज चेंज होकर अकादियन हो गई। जब लैंग्वेज चेंज हुई तो राइटिंग सिस्टम को भी अडेप्ट करना पड़ा। इसी प्रोसेस में स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फुली सिलेबिक बन गई। सिलेबिक का मतलब होता है कि एक साइन एक सिलेबल के रिप्रेजेंट करता एक सिलेबल को रिप्रेजेंट करता था। आते हैं इस पेज पे, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से राइटिंग सिस्टम। थोड़ा ब्लर है, बुक में ब्लर है। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि राइटिंग सिस्टम धीरे धीरे छोटे स्टेप्स में डेवलप नहीं हुए। मतलब ये ऐसा नहीं था कि टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए इवॉल्व हुए हों। एग्जाम्पल के लिए पॉटर्स मार्क को देख, यहाँ पर आप मार्क को देख लीजिए, पॉटर्स मार्क को देख लीजिए। जो कुम्हार अपने बर्तन पर छोटे छोटे मार्क्स बनाते थे वो देखने में कभी कभी स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत लिमिटेड होता था। यूजुअली वो सिर्फ ओनर या पॉटर को इंडिकेट करते थे, कोई प्रॉपर लैंग्वेज या सेंटेंस नहीं होता था। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहाँ जो सबसे पहले रिटन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो लगभग 3100 बीसी के अराउंड के हैं। ये राइटिंग पोर्ट शेड्स यानी टूटे हुए बर्तन के टुकड़ों पर पेंट या कार्व करके लिखी जाती थी।
उस टाइम जो राइटिंग यूज़ होती थी उसे कर्सिव राइटिंग कहा जाता है। इसका यूज़ मेनली चीफ्स और रूलर्स के नाम रिकॉर्ड करने के लिए या फिर उनके घर या टॉम्ब तक भेजे जाने वाले गुड्स के रिकॉर्ड रखने के लिए किए जाते थे। इसके बाद इजिप्ट में एक और फेमस राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हेरोग्लिफिक राइटिंग कहते हैं। यह राइटिंग थोड़ी बाद में यूज़ होने लगी और इसे आमतौर पर टेम्पल्स में रखी हुई रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स पर, रूलर्स या चीफ्स के टॉम्ब्स की वॉल्स पर और छोटी आइवरी टैग्स पर जो टॉम्ब में रखे ऑब्जेक्ट से बंधी होती थी, इन सब पर लिखा जाता था। इसका यूज़ सिंबॉलिक सीन्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी होता था, जैसे किंग्स की अचीवमेंट्स स्टोन पैलेट्स पर बनाए गए डिज़ाइंस और सेरेमोनियल मैसेज पर भी लिखा जाता था। एक जगह जिसका नाम हेराकोनफुलिस है, जो इजिप्ट के अर्ली स्टेट की फर्स्ट कैपिटल मानी जाती है, वहाँ टेम्पल के अंदर बहुत सारे इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं जो शायद रिचुअल्स के बाद वहाँ बरी कर दिए गए थे। जो दूसरे टाइप की राइटिंग थी उसमें पिक्चर्स का यूज़ होता था। ये पिक्चर्स आमतौर पर पहचान में आने वाली ऑब्जेक्ट्स की होती थी और कभी-कभी इंसानों और देवताओं के नाम भी रिप्रेजेंट करती थी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलकर या लिखकर ही नहीं होता था, बल्कि इमेजेस के थ्रू भी होता था। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी सील्स और इमेजेस मिलती हैं जो बड़े शहरों में मिली हैं। ज़्यादातर रेक्टेंगुलर स्टोन सील्स पर ऊपर एक इमेज बनी होती है और उसके नीचे एक लाइन में स्क्रिप्ट लिखी होती है। आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 100 तरह की डिफरेंट इमेजेस मिली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सिंगल एनिमल्स क्रिएचर्स या हाइब्रिड और मिथिकल क्रिएचर्स की इमेजेस मिलती हैं। स्कॉलर्स का मानना है कि ये इमेजेस शायद सोशल सिंबल्स होते थे, यानी किसी क्लैन, ट्राइब या डिसेंट ग्रुप्स का सिंबल। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब हड़प्पन सील्स की राइटिंग को कंप्यूटर एनालिसिस से स्टडी किया गया तो पता चला कि राइटिंग का इमेजेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि राइटिंग और इमेजेस दोनों अलग अलग तरीके से मीनिंग एक्सप्रेस करते थे। इसलिए ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन में राइटिंग के शुरू होने के बाद भी ओरल ट्रेडिशंस और इमेजेस का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट बना रहा। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। चलिए तो हम पढ़ते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज़ के बारे में। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि राइटिंग सिस्टम धीरे धीरे छोटे स्टेप्स में डेवलप नहीं हुई। मतलब ये ऐसा नहीं था कि टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए इवॉल्व हुआ हो। ये मैंने चीज़ पहले ही बताई है। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज़। चलिए अब हम ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज़ के सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं। हिस्टोरियंस को इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया से 3rd मिलेनियम बीसी की हज़ारों क्ले टैबलेट्स मिली हैं। इन टैबलेट्स में उस टाइम की सोसाइटी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स के लिए कुछ टैबलेट्स में महीने महीने के रिकॉर्ड मिलते हैं कि एक ऑफिशियल ने ग्रेन यानी अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी काफ़ी मिला है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि
यूफ्रेट्स रिवर का फ्लो टाइम के साथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। इस वजह से जो ब्रॉन्ज एज के साइट्स थे वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुए और आर्कियोलॉजिस्ट को उन्हें स्टडी करने का मौका मिला। मेसोपोटामिया की इकोनॉमी दो सेक्टर देखा जाए तो एक रशियन हिस्टोरियन आई डियाकोनोफ ने 1972 में कॉन्क्लूड किया कि 3000 बीसी के बाद मेसोपोटामिया की इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कम्युनल जिसे हम प्राइवेट सेक्टर भी बोलेंगे और एक स्टेट सेक्टर। कम्युनल प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में मेनली रूरल कम्युनिटीज़ रहती थीं। सोसाइटी उस टाइम ट्राइबल और किनशिप रिलेशंस पर बेस्ड थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस टाइम एग्रीकल्चरल लैंड पर प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। ज़मीन जनरली कम्युनिटी की होती थी। कभी कभी कुछ एलाइट लोग लैंड खरीद लेते थे और प्राइवेट ओनर्स बन जाते थे, लेकिन ये बहुत रेयर था। कुछ लीगल टेक्स्ट में मेंशन मिलता है कि जब लैंड बेची जाती थी तो कई सेलर्स के नाम लिखे होते थे और उनके फादर्स और ग्रैंडफादर्स के नाम भी मेंशन होते थे। इससे हिस्टोरियंस कॉन्क्लूड करते हैं कि ये लैंड एक ही फैमिली या क्लेन की कलेक्टिव प्रॉपर्टी थी। लैंड के एक्सचेंज में लोग ग्रेन, क्लोथ, फिश, ऑयल और कभी कभी कॉपर देते थे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो कभी कभी स्टोन पर इंस्क्राइब किए जाते थे और लैंड ट्रांसफ़र के बाद कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल पोर करना, वॉल में नील्स ठोकना, सेलर्स के ग्रुप या साथ फीस्ट करना। यहाँ पे खुल दूँ आपको पेज, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे हमने डिस्कस करा है अभी। ये आप नाम याद रख तो नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये सब रिचुअल्स लैंड ट्रांसफ़र को ऑफिशियली कंफर्म करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ब्रॉन्ज एज में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता था। लोग कभी कभी क्लेन या लीनेज के थ्रू लेबर के लिए बुलाए जाते थे, जैसे टेम्पल या सिटी के नाम के लिए। अब हम स्टेट सेक्टर की बात करते हैं। अगर हम स्टेट सेक्टर की बात करें अगर हम स्टेट सेक्टर की बात करें इस सेक्टर में मेनली टेम्पल्स और पैलेसेस की इकोनॉमी आती थी। मेसोपोटामियन टेम्पल्स के पास बहुत बड़ी ज़मीन और लाइव स्टॉक होते थे। ये लैंड ओरिजिनली ट्राइबल कम्युनिटीज़ की होती थी, लेकिन ग्रेजुअली टेम्पल्स के कंट्रोल में आ गई। किंग के पैलेस के पास भी लैंड होता था। इन लैंड्स पर एग्रीकल्चर कॉमन पीपल करते थे। कभी कभी साल के कुछ महीनों के लिए वॉर प्रिजनर्स, सोल्जर्स और किंग के क्लाइंट्स भी लैंड पर काम करते थे। टेम्पल और पैलेस में ग्रेन को प्रोसेस किया जाता था, जैसे फ्लोर ग्राइंड करना, ब्रेड बनाना, वूल से क्लोथ बनाना। यहाँ पर मेटल, स्टोन और शेल में से क्राफ्ट्स भी बनाए जाते थे। टैक्स सिस्टम और लेबर की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूरल लोग अपनी हार्वेस्ट पर टैक्स नहीं देते थे। उनकी मेन ड्यूटी थी पीरियोडिक लेबर सर्विस, यानी कुछ समय के लिए किंग या टेम्पल के लिए काम करना। कभी कभी टेम्पल ऑफरिंग्स भी देनी पड़ती थी। उस टाइम परमानेंट आर्मीज नहीं होती थी, इसलिए जब वॉर की ज़रूरत होती थी तो यंग मैन को बुलाया जाता था। इसी पीरियड में मेटल वेपन्स लार्ज स्केल पर बनने लगे। पैलेस इकोनॉमी मारी सिटी की इसमें मारी सिटी एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल देखते हैं मारी सिटी स्टेट का, जो कि 1800 से 700 1750 बीसी के लगभग बीच में रहा है। एग्जीक्यूशंस में एक बहुत बड़ा पैलेस मिला है। 3 हेक्टेयर एरिया लिया उसने, 260 कमरे, मल्टीपल कोर्टयार्ड्स मिले हैं उसमें। किंग अपने फॉलोअर्स को लैंड अलॉट करता था। एग्जाम्पल के तौर पे 50 से 80 हेक्टेयर्स लैंड पर 10 से 15 लोग का ग्रुप काम करता था। हार्वेस्ट टाइम पर लोकल विलेज से लोग लेबर के लिए बुलाए जाते थे। पैलेस वर्कशॉप्स में बहुत सारे काम होते थे। टेक्सटाइल्स बनाना, वेपन्स बनाना, लेदर वर्क, ब्रॉन्ज टूल्स बनाना, ये सब काम होता था। पैलेस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था और वर्कर्स को फूड और क्लोथ्स राशन के फॉर्म में देता था। कभी कभी 400 लोग तक एक साथ
पैलेस से राशन लेते थे। मर्चेंट्स भी किंग के बिहाफ पर ट्रेड करते थे और पैकेजेस पर किंग की सील लगाई जाती थी। वर्कर्स को पेमेंट कैसे मिलता था? तो वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलती थी जैसे आज मिलती है। उन्हें राशन मिलता था, जैसे आटा, ब्रेड, वूल, फिश। पेमेंट्स मंथली होते थे और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। एज और जेंडर के अकॉर्डिंग राशन फिक्स होता था। एग्जाम्पल के तौर पे अडल्ट मैन को 48 लीटर्स फ्लोर पर मंथ मिलता था आटा। अडल्ट वुमेन को 24 लीटर्स फ्लोर पर मंथ मिलता था। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह वेज सिस्टम नहीं था बल्कि राशन सिस्टम था। सोशल क्लासेस का फॉर्मेशन देखें तो किंग और उनकी फैमिली, मिलिट्री ऑफिसर्स और एलाइट लोग पैलेस और टेम्पल रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखते थे। वो जनरली लेबर नहीं करते थे, लेकिन उनके पास बहुत वेल्थ होती थी जो कभी-कभी उनके बरियल्स में भी मिलती हैं। हिस्टोरियंस कॉन्क्लूड करते हैं कि ब्रॉन्ज एज में क्लास फॉर्मेशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी फुली डेवलप नहीं हुई थी। लैंड ओनरशिप के बेस पर क्लासेस स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन किंग और एलाइट ग्रुप सोसाइटी पर परमानेंट पावर स्टेब्लिश कर चुके थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्राइब्स और क्लेन्स का इन्फ्लुएंस कम हो गया। किंग और ऑफिशियल्स लॉ और जस्टिस डिसाइड करने लगे। इजिप्ट का एग्जाम्पल देखें। इजिप्ट की सोसाइटी भी ब्रॉडली इसी तरह स्ट्रक्चर्ड थी। एग्जाम्पल के लिए नरमर पैलेट में फेरों के आगे स्टैंडर्ड बेयरर्स चल रहे होते हैं, जिन पर एनिमल या बर्ड सिंबल्स बने होते हैं। ये सिंबल शायद ट्राइब्स या क्लेन्स को रिप्रेजेंट करते थे। इजिप्ट में भी सोल्जर्स और वर्कर्स को फूड राशंस के लिए वुडन टोकन्स दिए जाते थे। कभी कभी 1000 से ज़्यादा लोगों की एक्सपीडिशंस डेजर्ट में भेजी जाती थी, स्टोन क्वारी या मेटल माइनिंग के लिए। उनके लिए टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाए जाते थे। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए स्क्राइब्स होती थी। स्मिथ्स टूल्स रिपेयर करते थे, और जब रिक्वायर्ड स्टोन और मेटल मिल जाता था रिक्वायर्ड स्टोन या मेटल मिल जाता था तो एक्सपीडिशन कंप्लीट हो जाता था। इजिप्शियन टॉम्ब्स में उशाबती स्टैच्यूज भी मिलती हैं जो आफ्टर लाइफ में काम करने वाले सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करती थीं। अब हम आगे देखते हैं। हम इस पर आ गए हैं। कोई सिविलाइजेशन में एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कई सिविलाइजेशंस में एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस मिलती है जो आफ्टर लाइफ से रिलेटेड बिलीफ्स को दिखाती है। लोग मानते थे कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी स्टैच्यू या रिप्रेजेंटेशन उसके बदले काम कर सकती है। यानी अगर किसी डेड पर्सन को आफ्टर लाइफ में लेबर के लिए बुलाया जाए तो उसकी स्टैच्यू उसकी जगह काम करेगी। इजिप्ट का स्टेट सिस्टम। अब अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहाँ का सिस्टम मेसोपोटामिया से थोड़ा डिफरेंट था। इजिप्ट में किंग्स और टेम्पल्स के लिए स्टेट्स बनाए जाते थे। ये स्टेट्स फ्यूचर में भी डेड किंग्स के कल्ट और टेम्पल्स को सपोर्ट करते थे। इन स्टेट्स से फूड और लग्जरी आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते थे, जिससे प्रीस्ट्स और एलाइट्स का मेंटेनेंस होता था। इस सिस्टम में एलाइट लोग स्टेट्स की इनकम पर डिपेंड करते थे, जबकि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स को ज़मीन छोड़ने की फ्रीडम नहीं होती थी। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो एक बहुत फेमस एग्जांपल लेते हैं, इजिप्ट के पिरामिड। स्कॉलर्स का मानना है कि पिरामिड्स बनाने के लिए मास लेबर फोर्स यूज़ की गई थी। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे। हर एक ह्यूज स्टोन हर एक ह्यूज स्टोन ब्लॉक को प्लेस करने में बहुत मैन पावर लगती थी। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 8,000 से 10,000 लोग हर साल काम करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट लेबर को ऑर्गेनाइज करने में कैपेबल था। सिटी वॉल्स और लार्ज कंस्ट्रक्शंस। इसी तरह चाइना के
शैंग पीरियड में भी ह्यूज लेबर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ओरेकल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि 10,000 से 13,000 लोग तक एक मिलिट्री कैंपेन में कैप्चर किए जा सकते थे। कई प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लेबर के रूप में यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल, सिटी वॉल्स बनाना, रॉयल टॉम्ब्स बनाना। कुछ प्रिजनर्स को रॉयल एंसेस्टर्स के लिए सेक्रीफाइस भी किया जाता था। हड़प्पन सिटीज़ की प्लानिंग की बात करें तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती है। हड़प्पन सिटीज़ का अर्बन प्लानिंग बहुत सिस्टमेटिक था। स्ट्रेट रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज, ऑर्गेनाइज्ड लेआउट। इससे हिस्टोरियन को लगता है कि सिटी प्लानिंग किसी अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल में थी। लेकिन ये भी सच है कि हड़प्पन स्टेट इरिगेशन सिस्टम को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं करता था, जैसे लेटर एम्पायर्स करते थे। एंशंट ईरान और मेसोपोटामिया में इरिगेशन का सिस्टम ट्राइबल ग्रुप्स और लोकल कम्युनिटीज़ के कंट्रोल में भी हो सकता था। लोग अपने चीफ्स के थ्रू कैनल्स बनाते और मेंटेन करते थे। पेस्टोरल ट्राइब्स और एग्रीकल्चर की बात करें तो ब्रॉन्ज एज सोसाइटीज़ में पेस्टोरल ट्राइब्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। एग्जाम्पल के लिए येमेनाइट्स नाम की पेस्टोरल ट्राइब अपने शीप फ्लॉक्स को डेजर्ट और स्टेपी एरियाज में ग्रेज कराते थे। यह लोग ऑटम और विंटर में यूफ्रेट्स वैली में आ जाते थे और वहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक रहते थे। अगर पेस्टोरल ट्राइब्स और एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के रिलेशंस अच्छे होते थे तो दोनों को बेनिफिट होता था। एग्जाम्पल, शीप मैन्योर से सॉइल फर्टाइल होती थी। पेस्टोरलिस्ट हार्वेस्ट के टाइम लेबर प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती थी। अगर फ्लॉक गलत टाइम पर फील्ड्स में घुस जाते तो स्टैंडिंग क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसी वजह से कुछ अर्बन टेक्स्ट में नोमैड्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। हेब्रू पीपल में मेसोपोटामिया टेक्स्ट में एक और ग्रुप का मेंशन मिलता है जिसे हेबिरू कहा जाता है। यह लोग सोसाइटी के मार्जिन्स पर रहते थे, कैंप्स में रहते थे, कभी कभी ब्रिगेडेज या रेडिंग करते थे। परमानेंट सेटलमेंट्स का पार्ट नहीं थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेबिरू कोई स्पेसिफिक ट्राइब या एथनिक ग्रुप नहीं था। यह एक सोशल कैटेगरी थी जिसमें मार्जिनलाइज्ड या वॉन्डरिंग लोग आते थे। ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट देखा जाए तो अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्रॉन्ज एज स्टेट्स में राइटिंग, आर्काइव्स और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, लेकिन मॉडर्न टाइप की ब्यूरोक्रेसी अभी डेवलप नहीं हुई थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड ऑफिशियल्स, चेन ऑफ कमांड, सैलरीड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ब्रॉन्ज एज में ऑफिशियल्स का रोल थोड़ा डिफरेंट था। एग्जाम्पल के लिए इजिप्शियन इंस्क्रिप्शंस में एक हाई ऑफिशियल के पास 80 तक टाइटल्स हो सकते थे, जैसे सील बियरर, ओवरसीयर ऑफ द 2 बाथरूम्स, सोल फ्रेंड। लेकिन ये टाइटल्स ऑनरी टाइटल्स ज़्यादा थे, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशन कम। एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम काफ़ी ब्रॉड होता था। सोल्जर्स सोल्जर्स रिक्रूट करना, माइनिंग या क्वेरी एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करना, मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शंस मैनेज करना, डिस्प्यूट्स सेटल करना। ब्रॉन्ज एज स्टेट की नेचर की बात करें तो ब्रॉन्ज एज स्टेट एक ऐसी सोसाइटी से इमर्ज हुआ जहां किनशिप रिलेशंस इंपॉर्टेंट थे। इकोनॉमी अभी मनी बेस्ड नहीं थी, लॉ और एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस भी फुली डेवलप्ड नहीं थे। इसी वजह से रूलर्स को अपनी पावर मेंटेन करने के लिए पर्सनल रिलेशंस, रिलीजियस अथॉरिटी, सेरेमोनियल पावर पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता था। शॉर्ट कंक्लूजन में अगर हम देखें ओवरऑल चीज़, तो लार्ज लेबर प्रोजेक्ट्स पॉसिबल थे, टेम्पल्स और किंग्स पावरफुल इंस्टीट्यूशंस थे, पेस्टोरल और एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन होता था, ब्यूरोक्रेसी अभी अर्ली स्टेज में थी, रूलर्स की पावर लार्जली रिलीजन और सोशल रिलेशंस पर बेस्ड थी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक अलग वीडियो में देखेंगे और अब हम अगले पार्ट में अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। इसका नाम है द पर्शियन एम्पायर। शायद ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो हम आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।